हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप्स कि आप लोग ठीक होंगे, घर पे होंगे और इस महामारी के दौर में अपने आप को सेफ रखे हुए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा समय तक आप लोग अपने घर पे रहें, घर से बाहर निकलने की कोशिश ना करें। इसके साथ साथ जो दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि आप सभी लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। जो भी मटेरियल्स आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं उन चीज़ों को आप लोग ध्यान से देखिए, उस चीज़ों को आप लोग अपनी कॉपी पे नोट करिए, नोट्स बनाइए और अपने नोट्स को प्रिपेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी पे फोकस करिए, क्योंकि अभी ये चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही है कि कितने समय तक हम लोगों को ऐसे ही पढ़ाई करनी होगी। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग फोकस करिए। और इसके साथ जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी स्टूडेंट आपके कांटेक्ट में है उन सभी स्टूडेंट्स को इस चैनल का लिंक शेयर करिए, ताकि उनको भी उनके घर पे अपने स्टडी के लिए मटेरियल मिल सके और वो घर पे रहते हुए अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सके। अगर ये समय कुछ और लंबा तक चला जाता है तो ऐसे में स्कूल जो है वो बहुत देर से खुलेंगे, लेकिन जो एग्जामिनेशंस के टाइम शेड्यूल्स है वो वैसे के वैसे ही रहेंगे जैसी कि अभी तक सूचनाएं आ रही हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों के जो फाइनल एग्जाम्स होने 2021 में, तो वो फाइनल एग्जाम्स में टाइम का फेरबदल नहीं होगा। और क्या सिचुएशंस होगी ये सारी चीजें अभी अनसर्टेन है, इस पे कोई भी ऐसा एक डिटर्मिनेशन नहीं बन पा रहा है। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप लोग अपने जो कार्य हैं, अपना जो कर्तव्य है उनको करते रहें और आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें, तैयारियां करते रहें, ताकि जैसे भी स्कूल खुले या जो भी सिचुएशंस आएगी उनको फेस करने के लिए हम लोग तैयार रहें। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे केमिस्ट्री की। क्लास 9 की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हम लोग बात कर रहे थे, मैटर इन आवर सराउंडिंग, जिसमें हम लोगों ने कुछ चीजों को पढ़ा था। एक बार आपको रिकैप करवा दें, हम लोगों ने पढ़ा था कि मैटर क्या होता है और मैटर की प्रॉपर्टीज जो है वो फिजिकल और केमिकल बेसिस पर हम लोगों ने पढ़ा था। इनका क्लासिफिकेशन फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन किया था। हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि मैटर जो है वो बना हुआ है किससे। मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। मैटर जो है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं। ये चीजें हम लोगों ने देखी थी और इसके लिए हम लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट भी देखा था। कि एक तो एक्सपेरिमेंट देखा था कि व्हेन वी डिसॉल्व पोटेशियम पर मैग्नेट इन वाटर, तो ये पोटेशियम पर मैग्नेट वाटर के अंदर स्प्रेड अप हो जाता है और पूरे के पूरे वाटर को ये पर्पल कलर में कर देता है। दूसरी चीज जो हम लोगों ने पढ़ा था वो ये कि व्हेन ब्रोमीन गैस मिक्स्ड विद एयर, तो पूरी की पूरी एयर जो होती है वो रेडिश ब्राउन हो जाती है। इन दोनों एक्सपेरिमेंट से जो ऑब्जर्वेशन मिला था वो एक चीज तो ये कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल, और दूसरा जो ऑब्जर्वेशन हम लोगों को मिला था, जो कंक्लूजन निकलता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्स्टेंटली इन मोशन। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, ये लगातार मूव करते रहते हैं, ये लगातार गतिशील रहते हैं थ्रू ऑल द मैटर, पूरे के पूरे मैटर में। तो इतनी चीजें हम लोग इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। क्या चीज देखेंगे? एक और एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन जिससे ये प्रूव होता है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है दे मूव्स इन होल मैटर। ये मैटर के अंदर क्या करते हैं? मूव करते रहते हैं। तो इनके अंदर एक्चुअल में जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, ये छोटे छोटे होते हैं और इनके अंदर कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है, जिन काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये अपने होल मॉस में घूमते रहते हैं, उसमें एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। और मूवमेंट के साथ अगर मान लीजिए कि मैटर जो है वो लिक्विड या गैसियस स्टेट में है, तो ऐसी कंडीशन में इनके पार्टिकल्स
जिस कंटेनर में ये लिक्विड या गैस रखे जाते हैं उनकी दीवारों से टकराते रहते हैं और टकराने की वजह से ये अपने डायरेक्शन को चेंज करते हैं, अपने मोशन की डायरेक्शन को चेंज करते रहते हैं। तो कैसे इस बात को हम लोग प्रमाणित करें, हमारे पास क्या एविडेंस है, क्या प्रमाण है इस बात को प्रूव करने के लिए? तो एक सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो एविडेंस लेते हैं, मूवमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स इन वाटर। मूवमेंट ऑफ pollen grains in water। अगर हम लोग एक बर्तन में पानी ले लें, मान लो हमने ये वाटर का सरफेस लिया और इस वाटर के सरफेस पर हम लोग पॉलन ग्रेन्स डाल दें। पॉलन ग्रेन्स आप लोग जानते हो कि प्लांट्स के फ्लावर्स के अंदर जो है वो पॉलन सैक होता है, स्टेमेंस होते हैं, स्टेमेंस के अंदर के अंदर पॉलन सैक और उसमें बहुत माइन्यूट डस्ट लाइक पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज नोन एज पॉलन ग्रेन्स। इनको हम लोग क्या कहते हैं? पॉलन ग्रेन्स कहते हैं। तो ये पॉलन ग्रेन्स बहुत माइन्यूट होते हैं, दे आर एबल टू फ्लो ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ये वाटर के सरफेस पर फ्लो कर सकते हैं। तो वाटर के सरफेस पर ये जब फ्लो करते हैं तो ऐसे में देखने को मिलता है कि ये पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह उस वाटर के सरफेस पर मूव कर रहे हैं। क्यों मूव करते हैं, इसका रीजन क्या है? तो देखो पॉलन ग्रेन्स जो मूव होंगे कैसे होंगे, ये इस तरह से ऐसे, मान लो हमने यहाँ पे एक पॉलन ग्रेन को लिया फॉर ऑब्जर्वेशन, तो ये यहाँ से यहाँ आता है, फिर यहाँ से यहाँ आता है, फिर ऐसे चला जाता है, फिर इस तरह से आ सकता है, ऐसे चला जाएगा, ऐसे इस दीवार से टकराएगा, फिर इधर चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा। तो दिस टाइप ऑफ मोशन नोन एज zigzag motion। This type of motion is known as zigzag motion। इस तरह के मोशन को हम लोग zigzag मोशन कहते हैं। इस तरह के मोशन को सबसे पहले देखा था रॉबर्ट ब्राउन ने, इसलिए इसको हम लोग ब्राउनियन मोशन भी कहते हैं। रॉबर्ट ब्राउन के नाम पर इस मोशन को नाम दिया गया ब्राउनियन मोशन। तो पॉलन ग्रेन्स जो होंगे जब इनको वाटर के सरफेस पर डाला जाता है तो दे आर कॉन्स्टेंटली हिटेड बाय द वाटर पार्टिकल्स। वाटर के पार्टिकल्स के द्वारा ये लगातार हिट किए जाते हैं और लगातार हिट होने की वजह से इनके अंदर जो है वो एक टेढ़ी मेढ़ी जो है वो गति होती है। तो टेढ़ी मेढ़ी गति को ही हम लोग क्या कहते हैं? zigzag मोशन। सबसे पहले इसको देखा किसने? सबसे पहले देखा रॉबर्ट ब्राउन ने, इसलिए इसको हम लोग ब्राउनियन मोशन भी कहते हैं। तो pollen grains move on the surface, pollen grains move on the surface of water, on the surface of water because they are constantly heated by the particle of water। ये वाटर के पार्टिकल्स के द्वारा कॉन्स्टेंटली हिट किए जाते हैं और वाटर के पार्टिकल्स के द्वारा जब हिट किए जाएंगे तो इनके अंदर मोशन हो जाता है। तो द मोशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स, the motion of pollen grains on the surface of water, is in zigzag। zigzag का मतलब क्या होता है? टेढ़ा मेढ़ा। in zigzag manner। this is called Brownian motion। This is called Brownian motion। इसी को हम लोग ब्राउनियन मोशन कहते हैं क्योंकि इसको सबसे पहले देखा था किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। और रॉबर्ट ब्राउन ने जो है वो देख करके इसके बारे में बताया था, इसीलिए इसको हम लोग उन्हीं के नाम पे ब्राउनियन मोशन कहते हैं। तो zigzag movement of the small particles suspended in a liquid called Brownian motion। Brownian motion क्या होता है? जो zigzag motion होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स का जो किसी भी लिक्विड में सस्पेंडेड होते हैं
उसी को हम लोग ब्राउनियन मोशन कहते हैं। तो इससे अब क्या चीजें क्लियर हो गई, तो इससे जो है वो 4 कैरेक्टर्स आते हैं मैटर के। मैटर के जो कैरेक्टर्स मिलेंगे हमको, वो कितने कैरेक्टर्स मिल जाएंगे? 4 कैरेक्टर्स। 2 तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, 3 ऑलरेडी देख चुके हैं, और चौथा क्या चीज है, चौथे के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले ये जान लें कि ये चारों कैरेक्टर्स क्या है। तो कैरेक्टर्स ऑफ particles of matter, कैरेक्टर्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कौन कौन से कैरेक्टर्स हम लोगों ने देखा? सबसे पहला कैरेक्टर देखा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर very small। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं ये कैसे होते हैं? बहुत स्मॉल होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। दूसरी चीज हम लोगों ने क्या देखा कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस between them, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं उनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है, उनके बीच में खाली जगह होती है। तीसरी चीज हम लोगों ने क्या देखा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर और constantly moving। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो कॉन्स्टेंटली क्या करते हैं? मूव करते हैं। और चौथा कैरेक्टर्स क्या होता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर attracts each other। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो ये 4 कैरेक्टर्स हैं किसके? पार्टिकल्स ऑफ मैटर के। मैटर के पार्टिकल्स के 4 कैरेक्टर्स होते हैं। सबसे पहला कि मैटर के पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं। दूसरा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। इनके बीच में, 2 पार्टिकल्स के बीच में, किसी भी मैटर के 2 पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेस होता है। इसको हम लोग और फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के ये बहुत लगातार जो है वो गति करते रहते हैं, गतिशील होते हैं। और पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स ईच अदर। तो सबसे पहली चीज हम लोग देखते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर are very small, इस चीज को हम लोग एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करेंगे। कैसे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करते हैं? देखो, सपोज करो कि हमने एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर के अंदर हमने क्या किया? एक कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन बनाया। किसका? पोटेशियम परमैंगनेट का। यहां पे हमने क्या किया? एक कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन बनाया पोटेशियम परमैंगनेट का। इस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से, पोटेशियम परमैंगनेट वाले इस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से हमने एक दूसरा कंटेनर लिया जिसमें वाटर फिल अप किया, और इस वाटर के अंदर हमने 10 ml यहां से लेकर के यहां ले आया। कितना? 10 ml ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, 10 ml इसमें डाल दिया। अभी हमने एक और कंटेनर लिया, इस कंटेनर के अंदर भी हमने क्या फिलअप किया? वाटर फिलअप किया। इक्वल अमाउंट में, जितना पहले वाले में था वॉल्यूम उतना ही वॉल्यूम इसमें, इतना ही वॉल्यूम इसमें, इक्वल अमाउंट में। और अब हमने क्या किया? इसमें से 10 ml निकाला और इस वाटर में हमने डाल दिया। फिर हम क्या करें? एक और कंटेनर ले लें। अब इस कंटेनर में भी उतना ही वाटर फिलअप कर लेते हैं।
ये वाटर फिलअप कर लिया हमने और इसमें से 10 ml निकाल के इसमें डाल दिया 10 ml। और फिर एक अगला कंटेनर जो हमने लिया उसमें भी हमने क्या किया, वाटर मतलब फिलअप कर लिया, कितना इक्वल वॉल्यूम का वाटर फिलअप किया और इसके पहले वाले में से इसमें 10 ml जो है वो पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पे जो पोटेशियम परमैंगनेट का कलर है ये कैसा है, ये डार्क पर्पल है, डार्क पर्पल कलर। लेकिन ये कलर जो है ये आगे जब जाएगा तो ये डाइल्यूट होता चला जाता है, यहां पे क्या हो जाएगा, लाइट पर्पल। और ऐसे यहां भी लाइट पर्पल डाइल्यूट होता चला जाएगा। लास्ट वाले कंटेनर में देखेंगे कि केवल थोड़ा सा इसके अंदर पर्पल कलर दिखाई देगा, बाकी सारा जो कलर दिखाई देगा वो वाटर का कलर दिखाई देता है। तो वाटर का कलर दिखाई देता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इस कंटेनर के अंदर very less amount of potassium permanganates are present। जो पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल है वो बहुत कम मात्रा में यहां तक पहुंच पाए। क्यों, डाइल्यूशन की वजह से ज्यादा जो पार्टिकल्स थे वो इधर ही रह गए। लेकिन जो यहां पहुंच पाए उन्होंने अपने कलर को इंपार्ट करने की कोशिश की। तो यहां से यहां तक हम लोग क्या किए, यहां से यहां तक हम लोगों ने किया क्या कि टेक 10 ml of potassium permanganate solution, 10 ml of potassium permanganate solution from previous beaker and mix with 90 ml of water in next beaker। तो हुआ क्या, रिजल्ट क्या मिला इसका, क्या रिजल्ट मिला कि इंटेंसिटी ऑफ कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, intensity of color of potassium permanganate solution goes on decreasing। जो पोटेशियम परमैंगनेट के सॉल्यूशन का कलर था वो आगे बढ़ने पर क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। इसके साथ विथ डाइल्यूशन डाइल्यूशन के साथ साथ ये जो है कलर डिक्रीज होता चला जा रहा है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, क्या निष्कर्ष निकलता है इससे, तो देख लेते हैं हम लोग कंक्लूजन क्या है इसका निष्कर्ष क्या है। तो फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट it is clear that from this experiment it is clear that the particles of matter are very small जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो कैसे होंगे, बहुत छोटे होते हैं। और यही कारण है ड्यू टू विच only 2 or 3 particles of potassium permanganate present in the last beaker। इसी के कारण केवल 2-3 पार्टिकल्स जो होते हैं पोटेशियम परमैंगनेट के वो लास्ट बीकर में
पहुंच पाते हैं और इनका कलर जो होता है वो कैसा हो जाता है, इनका कलर हल्का हो जाता है, बहुत धीमा हो जाता है। तो ये तो था पहला आपका ऑब्जर्वेशन, जिससे ये प्रूव हो गया कि मैटर के पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं। दूसरा जो कैरेक्टर्स था पार्टिकल्स ऑफ मैटर का, वो क्या चीज था? पार्टिकल्स ऑफ मैटर का दूसरा कैरेक्टर्स था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव space between them। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं इनके बीच में स्पेस पाया जाता है। इस बात को हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में स्पेस होता है? तो इसके लिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करें और एक ऑब्जर्वेशन जो हम लोग अपने घरों पे देखते हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग रिकॉल करें कि घर में हम लोग क्या देखते हैं। कभी आपने ऐसा देखा है कि जब हम लोग पानी के अंदर शुगर को डिसॉल्व करते हैं, वाटर में शुगर डिसॉल्व करते हैं, मान लो कि हमने एक गिलास पानी लिया और उस एक गिलास पानी के अंदर हमने 100 ग्राम शुगर डिसॉल्व किया, तो वाटर का वॉल्यूम क्यों नहीं बढ़ता है? शुगर डिसॉल्व होने के बाद भी उस पानी का जो वॉल्यूम है वो 1 गिलास के बराबर ही रह जाता है। तो ये शुगर के पार्टिकल्स जाते कहां हैं? तो इस ऑब्जर्वेशन को जब और डिटेल स्टडी किया गया तो क्या देखने को मिलता है? तो देखने को मिलता है कि सपोज करो कि ये एक कंटेनर है जिसमें हमने क्या ले लिया, जिसमें हमने वाटर लिया, तो वाटर के पार्टिकल्स इस तरह से होते हैं, ये वाटर के पार्टिकल्स हैं, वाटर के पार्टिकल्स ये हैं, और इसमें हमने क्या डिसॉल्व किया? इसमें हमने शुगर डिसॉल्व किया। मान लो कि 100 ग्राम शुगर हमने इसमें डिसॉल्व किया, तो सपोज करो कि जो ये ग्रीन कलर है ये क्या है? ग्रीन कलर जो है ये वाटर के पार्टिकल्स है, वाटर पार्टिकल्स। और अगर हम लोग एक ब्लैक डॉट लगाते हैं, इस ब्लैक डॉट को आप मान लो कि ये शुगर पार्टिकल्स है, शुगर पार्टिकल्स। तो जब इसके अंदर शुगर घोला गया, ऐसे में इस कंटेनर में जो वाटर है उसके वॉल्यूम में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो ये शुगर के पार्टिकल्स जाते कहां हैं? ये शुगर के पार्टिकल्स जो हैं वो इसी वाटर के पार्टिकल्स के बीच में आकर के सेटअप हो जाते हैं। ये इस तरह से इस पार्टिकल्स के बीच में आके क्या हो जाते हैं? सेटअप हो जाते हैं। तो जब इनके बीच में आकर के जो खाली जगह है वहां शुगर के पार्टिकल सेटअप हो जाएंगे, तो इसका वॉल्यूम जो होगा वो बढ़ता नहीं है। शुगर के पार्टिकल्स जो होंगे दे सेटल्ड बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर बिकॉज द वाटर पार्टिकल्स हैव स्पेस। ये जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है, इस स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं? इंटर पार्टिकल स्पेस, इंटर पार्टिकल स्पेस। और इसी स्पेस के अंदर ये शुगर के पार्टिकल्स जो होते हैं वो सेटअप हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो वाटर का वॉल्यूम है ये वॉल्यूम बढ़ता नहीं है। तो अभी इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हो जाता है, क्या चीज प्रूव हो जाता है? कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में स्पेस होता है। कैसे? बाय एक्सपेरिमेंटल वी कैन प्रूव दैट। क्या चीज कैसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं? कि when we dissolve 100 gram of sugar in a specific volume of water, the volume of water does not increases। जो वाटर का वॉल्यूम जो होता है वो बढ़ता नहीं है। वाटर का वॉल्यूम बढ़ता क्यों नहीं है? क्या कारण है वाटर का वॉल्यूम नहीं बढ़ता है? तो इसका रीजन है
because the sugar particles, because the sugar particles में इसको ऐसे ना लिखें, because the particles of water, particles of water have space called interparticle space, interparticle space between them, and sugar particles are settled between, settle in this space, in this space. जो शुगर पार्टिकल्स होते हैं वो इसी स्पेस में जाकर के क्या हो जाते हैं, सेटल्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो वाटर का वॉल्यूम है, जो सोल्यूशन बनता है, उस सोल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज नहीं होता है। तीसरा जो कैरेक्टर्स है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार मोशन में होते हैं, ये लगातार गति करते रहते हैं। इस बात को हम लोग कैसे वेरीफाई करें, इसका कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस कैसे हम लोग खोजें? तो देखो, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने घरों में अगरबत्ती जलाते हैं और अगरबत्ती का जो स्मेल होता है वो पूरे के पूरे कमरे में फैल जाता है। अगरबत्ती हम लोग किसी एक कमरे में जलाते हैं, एक कोने में जलाते हैं या कहीं भी हम लोग जलाते हैं, लेकिन उसकी जो फ्रेग्रेंस है, जो उसकी खुशबू है, वो पूरे कमरे में फैल जाती है, हर कमरे में से उसकी स्मेल आती है, हमें पता चल जाता है कि अगरबत्ती जल रही है। जैसे कहीं भी एक आदमी अगर परफ्यूम लगा के बैठता है तो उस परफ्यूम की स्मेल जो होती है वो अगल बगल भी आ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो इंसेंस स्टिक है, जो अगरबत्ती है, उसके स्मोक से, उसके धुएं में जो पार्टिकल्स होते हैं, ये पार्टिकल्स मूव करते हैं और इस एटमॉस्फेयर में उपस्थित जो गैसें हैं उनके पार्टिकल्स के द्वारा कॉन्स्टेंटली हिट किए जाते हैं और इनके हिट होने की वजह से ये पूरे के पूरे सराउंडिंग में, पूरे के पूरे रूम में स्प्रेड आउट हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। तो डिफ्यूजन की वजह से सारी जो स्मेल होती है वो पूरे कमरे में स्प्रेड हो जाती है। तो कैसे स्प्रेड हो जाती है? बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ इंसेंस स्टिक और कॉन्स्टेंटली मूव, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं इंसेंस स्टिक के, ये कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे होते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एविडेंस दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्स्टेंटली मूव। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एविडेंस है जिससे ये पता चलता है कि मैटर के पार्टिकल्स जो होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। ठीक इसी तरह से एक और ऑब्जर्वेशन हम लोग ले सकते हैं कि जब किचन के अंदर खाना बन रहा होता है और जब खाना बनता है, जब उस बर्तन जिसमें खाना पकाया जा रहा है उसको खोला जाता है तो उसके मसाले की खुशबू जो होती है, उसकी स्मेल अलग अगल बगल के कमरों में भी चली जाती है, जिससे ये अनुमान लगा सकते हैं कि किचन में कुछ अच्छा पक रहा है। तो कैसे किचन से स्मेल जो है वो बगल के रूम में कैसे चली जाती है? क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो मूव करते हैं और इस एटमॉस्फेयर में उपस्थित गैसों के द्वारा कॉन्स्टेंटली हिट किए जाते हैं। तो ड्यू टू हिटिंग दे रीच द अदर रूम बिसाइड्स द किचन। किचन के बगल में जो रूम होते हैं या उसके सामने जो रूम होते हैं उसमें ये स्मेल चली जाती है। तो इस बात से ये प्रूव हो जाता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कॉन्स्टेंटली मोशन में होते हैं। So the fragrance of the burning incense stick, the fragrance of a burning incense stick. Incense stick means agarbatti. So a burning incense stick spreads in the entire room very quickly tells us
that the particles of matter the particles of matter the particles of matter are constantly moving। जो स्मेल का पूरे कमरे में फैल जाना है वो इस बात को प्रमाणित करता है कि मैटर के जो पार्टिकल्स है वो कॉन्स्टेंटली क्या करते हैं, मूव करते हैं। और अब हम लोग देखेंगे जो लास्ट प्रॉपर्टी है मैटर के पार्टिकल्स की, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर की लास्ट प्रॉपर्टी है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर। मैटर के पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो मैटर के पार्टिकल्स है, मान लो कि ये पार्टिकल्स है मैटर के, ये पार्टिकल्स है मैटर के, तो इनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्सेस लगते हैं। इनको हम लोग क्या कहते हैं? इंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्स, इसको इंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्स कहते हैं। तो जिस मैटर के पार्टिकल्स के बीच में ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स लगेंगे वो ज्यादा रिजिड होगा, उसको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता है। तो कैसे हम लोग इस बात को वेरीफाई करें? तो इसके लिए आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आप एक आयरन नेल ले लो। आयरन नेल मतलब कील एक ले लेते हैं, एक कील। एक आप चॉक ले लो, चॉक स्टिक, एक चॉक ले लिया, और एक जो है हम लोग क्या ले ले, एक आयरन नेल ले लिया, एक चॉक ले लिया। खाली इन्हीं दोनों के अंदर अगर हम लोग कंपेयर करें, इन दोनों को आप हैमर से स्ट्रक करो, इनके ऊपर आप हथौड़ी लगाओ। जैसे ही आप हथौड़ी लगाओगे तो आयरन नेल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, जबकि चॉक जो होगा एक हथौड़ी पड़ते ही क्या हो जाएगा, पूरा पाउडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। क्या रीजन है इसका? इसका रीजन है कि चॉक के पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस थे वो बहुत वीक थे। तो ड्यू टू द वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस द चॉक स्टिक ब्रोकन बाय द हैमरिंग, बट आयरन नेल्स के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है आयरन के पार्टिकल्स के बीच में वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। दे कैन नॉट बी ब्रोकन बाय हैमरिंग करने पर उनको तोड़ा नहीं जा सकता है। तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं। ये बात अलग है कि कुछ के अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होते हैं और कुछ के अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होते हैं, लेकिन सभी पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं। तो बाय हैमरिंग on iron nail and chopstick, it become clear that the particles have some attractive forces between them. There is no matter that how strong or weak forces are present between them. इस बात से कोई मतलब नहीं होता है कि उनके बीच में
जो फोर्स है वो कितने स्ट्रांग है या कितने वीक है। लेकिन है ये बात सही है कि आयरन को अगर हम लोग हैमर से स्ट्रक करते हैं तो उसके पार्टिकल्स नहीं टूटते हैं, लेकिन चाक के ऊपर अगर हम लोग हैमरिंग करते हैं तो वो पाउडर्ड फॉर्म में आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि चाक के पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो बहुत कमजोर हैं, लेकिन लोहे की कील के अंदर जो आयरन के पार्टिकल्स हैं उनके बीच के अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं। तो स्टूडेंट्स ये था कैरेक्टर्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर के पार्टिकल्स के कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं। तो इतनी चीजें हम लोगों ने आज यहाँ तक पढ़ लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि स्टेट ऑफ मैटर क्या है, यानी मैटर को हम लोग कैसे क्लासिफाइड करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस क्या है, इनके क्या कैरेक्टर्स होते हैं, और फिर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो तब तक आप इन सारी चीजों को अपनी नोट्स तैयार करिए। ये पूरे लेक्चर को एक बार, दो बार, तीन बार, जब तक आपकी समझ में नहीं आ जाता है देखते रहिए। अपने फ्रेंड्स पे ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए और नोट्स बना के अपने आप को प्रिपेयर्ड रखिए। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए, तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। जरा ध्यान से सुनो ना, फिर बाद में ना रोना।